आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके और अरिहंत जीके के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के लिए ये छठवां भाग होगा। यहाँ पर हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनें का भाग कौन सा नहीं है। मतलब कि हमारे देश में जो उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 7 बहनें हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि 7 बहनें कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया का मैप है उसमें जो उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मतलब कि यहाँ इस नक्शे में आप देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी इसमें 7 स्टेट हैं इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। और इसमें आप इनका नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको छोड़ करके अगर कोई और ऑप्शन में रहता है तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो देखिए वर्ष 1953 में सबसे पहले स्टेट बना कोई तो ये था आंध्र प्रदेश, और उस समय इसकी राजधानी थी कुर्नूल। आपको पता होगा कि इसी आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट और बना है 2 जून 2014 को, और इसका नाम है तेलंगाना। ये हमारा 29वां राज्य बना। तो जब आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना तो ये भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है। तो ये है आंध्र प्रदेश। कब बना तो 1953 में। दरअसल ये हुआ था कि जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में, पूरी तरह जब अपना संविधान लागू कर दिया गया था 1950 में, तो कई जगह कई स्टेटों में अलग अलग राज्य की मांग चल रही थी। जैसे कि गुजरात में मुंबई से बंटवारा करके वहाँ पे गुजरातियों के लिए अलग मांग की जा रही थी, मराठा के लिए अलग मांग की जा रही थी। हर जगह मतलब बंटवारे की चर्चा थी कि मतलब कि इनको बांट के एक अलग स्टेट दे दिया जाए, अलग स्टेट हर जगह पे। तो यहाँ पे एक मांग ये भी थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू की मौजूदा सरकार थी उसने इसके लिए एक आयोग बनाया। आयोग को ये काम दिया गया कि आप हमें ये बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा करना ठीक है। तो आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का बंटवारा करना ठीक नहीं है। तो इसी आधार पे जो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि जो ये भाषा के आधार पे मांग की जा रही है आंध्र प्रदेश की, इसका बंटवारा नहीं होगा, आपको आंध्र प्रदेश नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राम मल्लू। ये व्यक्ति आमरण अनशन पे बैठ गया और 56 दिनों तक आमरण अनशन किया। 56 दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है, और जब 56 दिनों के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो अब सरकार दबाव में आ गई और उसने आनन फानन में घोषणा कर दी आंध्र प्रदेश की। इसका मतलब कि सबसे पहले अगर कोई राज्य बना भाषा के आधार पे तो ये था आंध्र प्रदेश, और उस समय उसकी राजधानी थी कुर्नूल। तो चलिए आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अब एक अलग तेलंगाना बन चुका है। अब हमें जो तेलंगाना बनने के बाद जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ पे बन रही है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जिले कहाँ पे हैं। सबसे अधिक जिले कौन से स्टेट में है। तो बेहद आसान क्वेश्चन, ये है उत्तर प्रदेश में। और कितने जिले हैं 75। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीटें हैं। तो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है तो यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं। इतनी सीटें किसी भी स्टेट में नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा राज्यसभा की भी सीटें हैं। और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन होगा दूसरा कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। जैसा कि आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 550 सीटें होती हैं और राज्यसभा में होती है 250 सीटें। तो यहाँ पे यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, ये आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कि 4 दक्षिण राज्य मतलब कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ
कौन सीमा बनाता है? तो ये आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। ये यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ, तो ये दोनों सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य की सीमा कौन कौन से राज्यों से अटैच है? तो ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आप नक्शे में देखेंगे तो तेलंगाना की कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो जो तेलंगाना है वो 4 राज्यों से कनेक्ट होता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो ये है आइजोल। देखिए यहाँ पे 29 स्टेट और इसके साथ साथ में जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से अब उस तरह के स्टेटों की राजधानी पूछी जाती है। वैसे तो अब इस समय राजधानी पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर पूछी भी जाती है तो उधर की जो 7 सिस्टर्स हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कोई आपसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजधानी अब नहीं पूछता है। तो जो मिजोरम है इसकी राजधानी है आइजोल। दमन एंड दीव के बारे में क्या सत्य कथन है? तो देखिए दमन एंड दीव इसकी राजधानी है दमन और ये खंबात की खाड़ी के बीच में स्थित है। सिलवासा की राजधानी, ये सिलवासा किसकी राजधानी है? तो ये है दादर एंड नगर हवेली की। अगला क्वेश्चन कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये है 7 और ये है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एंड दमन एंड दीव। अब आप देखेंगे कि इसमें से 2 जगह ऐसी है जहां पे मुख्यमंत्री होता है, बाकी 5 जगहों पे प्रशासक राज्य करते हैं और इन प्रशासक को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो 2 स्टेट हैं जहाँ पे अपना सीएम होता है, ये है पहला दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, इनका खुद का सीएम होता है, बाकी हर जगह पे एक प्रशासक काम करता है। दूसरा पॉइंट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप देखेंगे कि जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। क्या कितनी है? तो अभी आपने देखा यहाँ पे केंद्र शासित राज्य हैं 7 और इसमें से 2 के पास अपना सीएम होता है, लेकिन बाकी 5 के पास अपना सीएम नहीं होता है। वहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य मतलब कि वही केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है लक्षद्वीप। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में लगभग 11,000 लोग रहते हैं। सबसे कम लोगों की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन कि पांडिचेरी का क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र राज्य से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि चेचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? देखिए ये आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन बनाने के लिए इसे इस तरह लिखा गया है। तो इनमें से जो केरल में पाई जाने वाली जनजाति है ये है चेंचू। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील और टोडा एक जनजाति है। अब ये आपको बताना है कि टोडा कहाँ पे निवास करती है? तो ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। देखिए इस वीडियो का PDF उपलब्ध होगा, आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे जाने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये है जौनसारी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि मिजोरम की बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्यों? तो क्योंकि ये घाटियां कटकोकी की अपेक्षा ठंडी पाई जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है 25 के करीब आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि यह पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह के लोगों की बात हो रही है? पीले वर्ण, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि
छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति। तो ये बात हो रही है मंगोलायड लोगों की। अगला क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे मंगोलायड। अगला क्वेश्चन कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति में से संबंधित भारतीय जनजाति कौन सी है? तो यह है संथाल। और वह राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, मतलब कि वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन कि वह जनजाति जिसे दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, मतलब कि जो दिवाली है, दीपावली होती है, इसको शोक का त्यौहार मानती है, तो ये है जनजाति कौन सी? थारू। अगला क्वेश्चन कि थारू लोग रहते कहाँ पे हैं? तो थारू लोगों का अधिकतर निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। और लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चिकनकारी के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसी तरह पूछा जाता है कि जो पानीपत है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर, बुनकर सिटी। पूछा जाता है वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी के बारे में जानिए। ये गंगा नदी के किनारे है और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। इसे मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि संथाल निवासी कहाँ पे रहते हैं? तो पूर्व भारत में। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, ये हैं भूटिया जाति के लोग। और बोडो कहाँ पे रहते हैं? जो बोडो हैं तो ये हैं गारो पहाड़ी पे रहते हैं। और जो गारो जनजाति के लोग हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो मेघालय, असम एवं मिजोरम में। देखिए आज की इस वीडियो के क्वेश्चन हार्ड है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन्हें कलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो खासी और गारो तो ये पाई जाती है मेघालय, असम तथा मिजोरम के राज्यों में। अगला क्वेश्चन कि भारत के चागपा समुदाय के संदर्भ में क्या सही कथन है? चागपा तो ये अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो ये चागपा समुदाय के लोग हैं इनका मुख्य काम क्या है? तो बकरियों का पालन, और इनको अनुसूचित जनजाति में रखा जाता है। लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती है? लोहासुर को तो ये मानती है अगरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन की सोपेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सोपेन तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेशों में औज जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? औज तो ये रहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन की जारवा जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कभी न कभी, और आज के क्वेश्चन बेहद हार्ड है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सबसे अधिक आद्य जनजाति कौन है? तो ये है जारवा। और मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय कौन सा है? मंगानियार तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं, पश्चिम उत्तर। अगला क्वेश्चन कि झूमिंग करते हैं, झूमिंग यह एक खेती है, तो ये खासी जनजाति के लोग करते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बात हो रही है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो यहाँ पे अगर हिंदी के बाद बात बता दी है किसी की तो ये है बांग्ला। अगला क्वेश्चन कि आष्टिक समूह की भाषा क्या है? आष्टिक समूह की भाषा है किसकी? यह खासी। अगला क्वेश्चन कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, सरहुल तो ये त्योहार मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। और भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश को सोया रीजन कहा जाता है, और सोया रीजन कहने का क्या मतलब है? तो ये दालों के लिए जाना जाता है इसीलिए। और इसकी राजधानी है भोपाल। उसी तरह जो राजस्थान है इसकी राजधानी है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहा जाता है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन कि बहुपतित्व की प्रथा कहाँ पे मनाई जाती है? बहुपतित्व मतलब कि एक से ज्यादा पति, तो ये है जौनसारी। ये सब जनजातियों का नाम है। टोडा, खासी, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा और नायजर्जा तियो में।
अगला क्वेश्चन कि सहरसिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये है राजस्थान के। और भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है, मतलब कि कैसे पता चलता है कि ये जनजाति है, तो उनका जो सांस्कृतिक है इसी विशेष के आधार पे और उनके रहने के आधार पे जनजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। इनमें से देखिए सत्य कथन बताना है, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल थे लेकिन यहाँ पे वन लाइनर के चक्कर में इस तरह लिखना पड़ा। तो सत्य कथन इसमें यह है कि जो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, जो देवप्रयाग है ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पे स्थित है, और जो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पे स्थित है। अलकनंदा पतिनाथ से बहती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ पे, मतलब कहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि कहाँ पे मिलती हैं, तो देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी किससे संबंधित है, तो यह है अलकनंदा से। अगला क्वेश्चन कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में क्या बहती है, तो यह है मंदाकिनी नदी। तो आगे बढ़े उससे पहले आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, और जो लोग नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन है। मानसरोवर झील ये अब चाइना के फील्ड में आता है, तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियां मानसरोवर से निकल के आती हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको आप देखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश के करीब करीब इंटर करती है भारत में। वहाँ पे एक नमचा बरवा पर्वत है, यहाँ से इंडिया में ये प्रवेश करती है। और एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि जो ये अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तब जाके इसको, जब असम में एंट्री करती है तब जाके इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यहाँ एक सादिया का शहर है, वहाँ भी ये पहुँचती है, सादिया टाउन कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हैं रोहित तथा सुबनेर। देखिए ये उनके सहायकों के बारे में बात की गई थी। मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए सांगो के नाम से। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो द प्यूरिफायर कहा जाता है। प्यूरिफायर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में, मतलब जो चाइना वाला भाग है इसमें द प्यूरिफायर कहा जाता है, मतलब कि शुद्ध कर देने वाली। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये पहले तिब्बत में रहती है, फिर इंडिया, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यह है दिबांग, कमेंग और लोहित। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, तो यह है इंडो आर्यन। गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये होती है पद्मा। अगला क्वेश्चन कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, बंगाल की खाड़ी से पहले ये होता है। तो ये है सुंदरबन डेल्टा बनाने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्रा। आप देखेंगे कि ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। अगला क्वेश्चन कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है, तो ये है 6000 मीटर तक। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को खत्म करने के बाद इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन है जो उत्तर की तरफ बहती है, तो यह है सोन नदी। ये मध्य प्रदेश से उत्तर की तरफ आती है, गंगा में आके मिलती है ये बिहार के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो यह सोन नदी, ये बाएं से केवल नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कि यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कौन करता है, तो ये करता है कैमूर श्रेणी, जल को दो भागों में बांटना। अगला क्वेश्चन कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पौधों के संकरण और समांतर पर्वत श्रेणियां से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपना प्रवाह यू टर्न लेता है। यह यू टर्न बनाता है, तो यह यू टर्न बनाता है तरुण हिमालय के अंग संघीय नमन के कारण। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, मतलब प्रवाहित होने वाली, तो यह है गंगा और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। आप देखेंगे कि इसमें से लगभग 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में ही संगम है
प्रयागराज में। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल के बाद। अगला क्वेश्चन कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। और गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम मैदान में से है? तो ये है गोमती नदी, और ये जो लखनऊ स्थित है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कि बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा, इनमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये है रामगंगा। रामगंगा यूपी में ही प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है बंदरपूछ चोटी। और बेतवा नदी मिलती है किससे? तो यमुना नदी से। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्यों? तो आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है ये चली जाती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद जाती है गुजरात। इसको गुजरात का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। वहाँ पे जो अरब सागर है उसमें गिरती है, मतलब कि ये पश्चिम की तरफ बह रही है। बाकी नदियों को आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा हो गई या फिर गंगा हो गई, ये सारी चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इनके पूरब की ओर और इनके पश्चिम की तरफ बहने का कारण है कि रिफ्ट घाटियाँ, मतलब कि जो ये रिफ्ट घाटी के असर में नहीं आती है इसलिए इधर चली जाती है। अगला क्वेश्चन कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। पश्चिम वाहिनी नदियों में से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे पहले ये जानिए कि वाहिनी, पश्चिम वाहिनी का क्या मतलब है। तो पश्चिम वाहिनी का मतलब ये है कि पश्चिम के तरफ बहने वाली। देखिए इस तरफ पेपर में भी कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो उसमें नर्मदा खास करके ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है इसका विशेष महत्व है, खास करके 3 स्टेटों में, क्योंकि ये 3 स्टेटों में प्रवाहित होती है। इसमें से पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात और तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये केवल 20% है, मध्य प्रदेश में 80% है। मध्य प्रदेश में इनके नाम पे नर्मदा यात्रा निकाली जाती है और गुजरात में केवल 20%। यहाँ पे इस नदी को गुजरात की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यह एक वाटरफॉल भी बनाती है जबलपुर में, और इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल। कई बार ये पूछा गया है, धुआंधार। तो ये है नर्मदा की कहानी। तो देखिए जो नर्मदा नदी है ये बहती है मध्य प्रदेश से, जाती है अरब सागर में गिरती है गुजरात के पास से। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली एक बड़ी नदी है। कई बार परीक्षाओं में अगर कोई पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का चर्चा होगा तो वहाँ पे नर्मदा नदी का ऑप्शन जरूर रहता है। तो और ये जो नर्मदा नदी है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में भी बहती है। अभी आगे आ जाएगा और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये है ताप्ती। देखिए जो भी अरब सागर में गिरेगी सारी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये पूरब की तरफ बहने वाली हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा। अगला क्वेश्चन कि वह नदी जो 3 बार धाराओं से विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, ये नदी कौन सी है? तो ये है कावेरी नदी, जो कि ये 3 बार धाराओं से बढ़ जाती है लेकिन फिर आगे थोड़ी दूर पे जाके मिल जाती है, और ये 3 द्वीप बनाती है। ये आप ध्यान रखना होगा, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। अगला क्वेश्चन, ये कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये है ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा घाटी चीन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, वो कौन सी है? जो नर्मदा नदी है वो चीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो ये है बिंद और सतपुड़ा। देखिए ये चीन पर्वत श्रृंखला का मतलब कि चीन में नहीं है, ये अभी जो नर्मदा बात हो रही थी 2 पहाड़ों के बीच, तो ये बिंद और सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये है नर्मदा और ताप्ती, और इसी के साथ पेरियार। मतलब कि यहाँ पे खास 2 नदियां हैं अगर इनमें से, लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में केवल नर्मदा ही सही होता है अगर नर्मदा ऑप्शन है तो, क्योंकि ये तीनों नदियां हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली, और जो भी नदी पश्चिम की तरफ बहेगी वो कहाँ गिरेगी? तो ये गिरेगी अरब सागर में। जो पूरब की तरफ बहेगी वो कहाँ गिरेगी? तो बे या बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में।
जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा। अगला क्वेश्चन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी इन नदियों में से जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। मतलब कि आप देखेंगे कि जो नदियां पश्चिम की तरफ जाती हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, पूरब की तरफ जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। एक डेल्टा बनाती हैं सुंदरबन में, और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन कि अमरकंटक से किसका उद्गम होता है, मतलब कि वह नदी बताइए जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हो, तो ये है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी किस तरह का उदाहरण है, तो ये है भ्रंश घाटी का, मतलब इस तरह की घाटी से ये निकलती है। और रिफ्ट घाटी का भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये भी है नर्मदा। मतलब देखेंगे आप कि आज की इस वीडियो में नर्मदा के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी गुजरती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कावेरी को। देखिए दक्षिण की गंगा और दक्षिण की वृद्ध गंगा ये दो अलग अलग है। यहाँ पे आपको दक्षिण की गंगा कहा गया है, तो ये है कावेरी को। और अगर गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, सबसे बड़ी है ये। इसमें से लगभग 1450 किलोमीटर केवल और केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये इलाहाबाद में यानी कि आज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम भी बनाती है यमुना और सरस्वती को लेकर के। हालांकि जिस सरस्वती नदी की बात की जाती है वह केवल पुराणों में है, ऐसे देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अगला क्वेश्चन कि वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है, तो ये है गोदावरी तथा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, ये है ताप्ती। देखिए एस्चुरी का मतलब क्या है कि समुद्र में मिलने से पहले जो स्थान होता है उसे एस्चुरी कहते हैं। वहाँ पे जो मछली पाई जाती है उन्हें एस्चुरी के लिए वहाँ पे जो मछली पालन का काम सबसे बेहतर होता है। तो जो पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ हैं जैसे ताप्ती हुआ, नर्मदा हुआ, पेरियार हुई, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। और जो पूरब की तरफ गिरती हैं ये क्या बनाती हैं, तो ये डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी और उसके बाद जाके ताप्ती का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो यह है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्व से पश्चिम के तरफ, तो यह है नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों नदियां कहाँ बहती हैं, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, मतलब कि ये आपके लिए 4 ऑप्शन है। देखिए इन चारों में से सबसे अधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जल को ग्रहण करे, तो ये है गोदावरी। तो गोदावरी को अभी आपने देखा था कि इसके पहले में गोदावरी सबसे बड़ी थी इन चारों में, नर्मदा, महानदी और ताप्ती में। तो जो बड़ा होगा जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा जल संग्रह करेगी। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यह है कोयना, यरला, डीना, वाड़ा तथा घाट प्रभा। इनमें से सबसे ज्यादा कोयना नदी के बारे में पूछा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन कि हंगरी सहायक नदी है, तो यह है तुंगभद्रा की। और सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है, तो ये बहती है शहडोल जिले के अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन कि दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है, तो यह है एडन नहर। अगला क्वेश्चन कि दामोदर सहायक नदी है तो किसकी, तो यह है हुगली की। और दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें कि निम्नावलन मतलब कि डाउन वार्पिंग के कारण विभंस घाटी बनती है। देखिए यहाँ पे डाउन वार्पिंग के कारण मतलब नीचे जाने के कारण, तो ये है दामोदर नदी। और ये किधर की तरफ बहती है, तो ये पूर्व की ओर बहती है। जो भी नदी पूर्व की ओर बहेगी वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी।
अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन कि भारत में भूमि पर मृत नदी कौन सी है। भूमि पर मृत, तो ये है लूनी नदी। और अगला क्वेश्चन कि लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा, इन चारों में से अंततः स्थलीय नदी का उदाहरण कौन सा है, तो यह है केवल घग्गर। अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, पेन्नार, कावेरी, और ये है नदियाँ सारी जो कि इनका जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, तो ये है वृक्षनुमा। मतलब कि अगर आप नक्शे में देखेंगे दक्षिण भारत में जाकर, जो दक्षिण भारत का नक्शा है, तो उसमें जो ये नदियां हैं एक वृक्षनुमा दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन कि सोन, नर्मदा तथा महानदी से कहाँ से निकलती हैं, तो ये तीनों निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ये है महानदी। ये कहाँ पे बहती है, तो इसका अधिकतर भाग है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कि उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है, तो यह है महानदी। अगला क्वेश्चन कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिलजा मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो यह है मयूराक्षी नदी पे। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो यह है मयूराक्षी नदी पे। और दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पे हस्ताक्षर किए गए। तो इन राज्यों और नदियों का नाम बताइए। तो ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और कौन कौन सी दो नदियां थी, तो ये थी केन तथा बेतवा। इन दोनों को जोड़ने की परियोजना में हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई, वह कौन सी नदी पे है। तो देखिए ये बेतवा नदी पे है, इसी के बारे में अभी बात की गई थी। बेतवा और केन को जोड़ करके बनाया गया है और इस परियोजना का क्या नाम है, राजघाट नदी परियोजना। इसमें कौन कौन से स्टेटों को ऐड किया गया है, तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है कौन सी नदी पे, तो यह है चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे स्थित है, तो यह है बिहार में। तो अभी वीडियो बाकी है, लेकिन अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग जरूर लाइक कर दें और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मतलब कि अपना रास्ता ज़्यादा चेंज करे, ये कौन सी नदी है, तो ये है कोसी नदी। देखिए पूरे भारत में एक यही नदी ऐसी है जो मैक्सिमम शिफ्टिंग करती है, तो ये नदी है कोसी नदी। और इस कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन कि खारी नदी अपवाह तंत्र का अंग है, तो वह कहाँ से है, तो यह है बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन कि वह नदी स्रोत जो हिमनदों से नहीं है, तो यह है कोसी नदी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह मैक्सिमम शिफ्टिंग के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, त्रिवेणी नहर, तो यह आता है गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन कि बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग बदल करके आपदा की स्थिति उत्पन्न कर ली थी, तो अगर बिहार में आपदा की बात आएगी तो सीधा सीधा उत्तर होगा कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो यह है सतलज। इसी तरह ब्रह्मपुत्रा का भी जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, ये सब है चाइना में, और जो मानसरोवर पर्वत है वहीं पे है। अगला क्वेश्चन ये कपिली किसकी सहायक नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा की। और अगला क्वेश्चन कि अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित, तो यह है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन कि संकोच नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। अगला क्वेश्चन कि वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में, तो ये है माही नदी। अगर ये पूछा जाए कि वह नदी जो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होकर के और अरब सागर में गिरती है, तो इस तरह की दो नदियां हैं खास करके, और इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यह है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी, तो यह है झेलम नदी की। और अगला क्वेश्चन कि मुंबई की मीठी नदी झील से निकलती है, कौन सी झील से, तो ये बिहार झील से निकलती है।
अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय मतलब ये, अगर आप यहाँ पे पश्चिमी भारत में जाते हैं तब की बात हो रही है, तो ये है गोदावरी। अगर पूरे भारत की पूछा जाए तो ये है गंगा। अगला क्वेश्चन कि वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार, इन नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखिए 1 2 3 4 और एक ऑप्शन बन जाएगा 2 को ऐड करके। तो यहाँ पे इनमें से सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्रणहिता। किसकी सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है? गोदावरी, जो कि पश्चिम की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह है सतलज नदी, और आप देखेंगे कि इसका जो उद्गम केंद्र है वो इंडिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन कि दूध गंगा नदी अवस्थित है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। ये सारी नदियां देखेंगे आपकी पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, और सभी नदियां गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में। सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये है उड़ीसा में बहने वाली, कर्नाटक में बहने वाली है। इसी तरह ये 3 स्टेटों में बहती है, और ये पेन्नार मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा है। स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी ये उतनी बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए, मतलब कि इनको ऐड करना था, पेपर में दिया था। तो इसमें जो कपिल धारा प्रपात है ये नर्मदा नदी से रिलेटेड है, जोग प्रपात है ये शरावती नदी से रिलेटेड है, और शिव समुद्रम प्रपात है ये कावेरी नदी पर रिलेटेड है, मतलब कि इस पे स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किससे रिलेटेड है? तो अभी आपने देखा ये कहाँ से है, तो शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, नियाग्रा, तो यह है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कि भारत के गोवा में स्थित जो जलप्रपात है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कि भेड़ा घाट पे स्थित जो जलप्रपात है इसका क्या नाम है? तो यह है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है कानपुर। देखिए इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इसमें से गंगा नदी के किनारे कौन स्थित है। और जो गंगा नदी के किनारे की बात करें तो ये है गाजीपुर, वाराणसी, इसके साथ प्रयागराज, कानपुर, और ये सब बड़े जो नगर हैं। अगला क्वेश्चन कि भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? भागीरथी नदी ये है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन कि लेह अवस्थित है, लेह में कौन अवस्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह है, जो सिंधु नदी है उसके दाएं तट पे लेह पाया जाता है। और सतलज नदी के तट पे क्या पाया जाता है? तो लुधियाना। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के तट पे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला कि भुवनेश्वर किस नदी के तट पे स्थित है? तो महानदी के तट पे। महानदी मतलब कि उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन कि हुंडू प्रपात किससे निर्मित किया जाता है? तो ये होता है स्वर्ण रेखा या फिर स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन कि 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो यह है पुलकित झील। फुलहर झील कहाँ पे स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। अगला क्वेश्चन कि असम में कौन सी झील अवस्थित है? तो यह है चपनाला, चपनाला। रहस्यमयी झील कहाँ पाई जाती है? तो यह है रूपकुंड झील में। देखिए इसमें कुछ उतना बताने लायक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है? तो यह है अंचार झील, और जम्मू एंड कश्मीर में यह श्रीनगर में स्थित है। बर्फ से ढकी हुई झील घेपन झील कहाँ पे है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे किस शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द है अरबी भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन कि विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये है नोकलाई, ये मेघालय में स्थित है। और बेम्बनाथ झील कहाँ पे स्थित है? बेम्बनाथ झील तो ये है केरल में। और पेरियार झील जो 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये कैसा झील है? तो ये कृत्रिम झील है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया है। चिल्का झील जहाँ पे स्थित है तो यह है उत्तरी सरकार के तट पे। और चिल्का झील को आपको पता है कि ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे महान नदी भी है। और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है?
तो मणिपुर में। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जहाँ पे मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो देखिए भारत में दो तरह के मानसून आते हैं, एक आता है दक्षिण पश्चिम से। तो यहाँ पे ये जो मानसून आता है पूरा भारत इसी पे डिपेंडेंट होता है। आप देखेंगे कि अगर इसको मैप हम बना दें इस तरह, तो यहाँ पे केरल है, सबसे पहले मानसून इसी के तट पे टकराता है। यहाँ के बाद धीरे धीरे मानसून सबसे लास्ट में आके ये दिल्ली में आता है, ठीक। और यही मानसून धीरे धीरे जब रिटर्न जाता है तो ठंडे के दिनों में उड़ीसा में बारिश करवा के फिर इसी तरह रिटर्न चला जाता है। लेकिन जब दूसरी बार बारिश होती है खास करके ठंडे के जिलों में, ठंडे के समय में, तो ये जो मानसून आता है इधर के विक्षोभ के कारण आता है और इससे जो बारिश होती है पंजाब उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठंडे के समय में जो उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में हल्की बारिश होती है वो किस मानसून के कारण होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो देखते हैं कहाँ हम लोग थे। तो भारत का वह राज्य जहाँ पे मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो ये होता है केरल में। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है, मतलब जो गर्मी के दिनों में मानसून आता है। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले वो केरल में आएगा, इसी तरह आंध्र प्रदेश पकड़े, लास्ट में उत्तर पूर्व में आता है, मतलब कि यहाँ आप गोरखपुर देख सकते हैं, दिल्ली देख सकते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम में और फिर उसके बाद से उत्तर में ये आता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण मतलब कि ड्रा करते हैं, इसके कारण कौन सा प्रवाहन होता है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब उसी मानसून के बारे में बात हो रही है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो लेह। और अगला क्वेश्चन कि भारत को उष्णकटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में बांटने वाली रेखा के आधार पे जनवरी का समताप रेखा कौन सी है, तो यह है 18 डिग्री सेल्सियस। के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है, मतलब कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है उसका कारण क्या है। जैसे कि भारत में दो तरह के मानसूनों से खास करके बारिश होती है, एक होता है दक्षिण पश्चिम और एक होता है केवल पश्चिम। तो पश्चिम का मतलब ये कि अगर यहाँ पे हम रफली एक मैप बना दें इंडिया का, तो देखिए यहाँ पे अधिकतर वर्षा हमारे यहाँ होती है जो मानसून इधर से आता है केरल के साइड में। सबसे पहले ये केरल पे आता है, यहाँ से धीरे धीरे लास्ट में दिल्ली में आता है और यहाँ पे आते आते कम से कम 1 महीने तक लग जाते हैं। और ये बारिश होती है गर्मी के महीनों में, मतलब कि मई जून में आप देखते हैं जो ये बारिश होती है, ये बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और पूरे देश में जो बारिश होती है इसी मानसून से होती है। अब यही मानसून जब रिटर्न जाता है तो ठंडे के दिनों में उड़ीसा में बारिश करवा के फिर वापस चला जाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंजाब में भी बारिश होती है ठंडे के समय में, जाड़े का जो टाइम होता है दिसंबर जनवरी उस समय, तो उस समय जो मानसून आता है उस इस तरह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसीलिए ये जो ठंडे के समय वाली बारिश होती है मध्य प्रदेश या फिर इधर बीच में नहीं जा पाती है, ये केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश तक रह जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में अधिकतर बारिश होने का कारण है ये है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही। अगला क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, अगर आप 1, 2, 3, 4 इनको अगर ऑप्शन आप ले लें तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये होती है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता और दिल्ली में सामान्यतः वर्षा का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब कि घटते हुए क्रम, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो और उसके बाद कम बारिश हो। तो सबसे पहले कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। दिल्ली में कम बारिश होने का कारण ये है कि देखिए आप, ये जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम का, ये सबसे लास्ट में दिल्ली पहुंचता है और यहाँ आते आते ये मानसून काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि पसा सुगंध 5 यह किसकी किस्म है। यह एक किस्म है अनाज की और यह है धान की। अगला है कि बारानी दीप, ये किसकी किस्म है, तो ये भी है धान की। बासमती चावल, यह एक संकर प्रजाति है। संकर प्रजाति मतलब कि 2 प्रजातियों को ऐड करके जो बनाया जाता है उसे हम संकर प्रजाति कहते हैं, जिन्हें हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बासमती चावल है ये धान की एक प्रजाति है और इसको जाना जाता है पूसा RH10 के नाम से। जो वनस्पति चावल या फिर वनस्पति धान की रोपाई होती है इसके लिए
जो बीज दर कितना है, मतलब कि कितना प्रति हेक्टेयर कितना इसका बीज लगता है, तो ये लगता है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत में चावल हो या फिर जूट हो, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कि वह जीव जो चावल की सबसे फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, तो यह है नील हरित शैवाल, जो कि पानी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में कितना था, तो देखिए ये उस समय की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए उस समय का ये करंट है और आज के समय में उस समय का नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जया, पद्मा और कृष्णा ये उन्नत किस्में हैं किसकी, तो ये तीनों किस्में हैं धान की। अमन धान कब उगाया जाता है, देखिए ये भी एक धान की किस्म है, तो ये उगाया जाता है जून जुलाई में, मतलब कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई की बात करें तो ये होता है नवंबर तथा दिसंबर में। अगला क्वेश्चन कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, अमृतसर और शिमला, तो परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि उनकी ऊंचाई में, क्योंकि जहाँ पे जितनी ऊंचाई होगी उसी हिसाब से वहाँ पे मानसून रहता है, उसी हिसाब से वहाँ पे बारिश होती है। आप देखेंगे कि बारिश होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अगर वहाँ पे कोई पर्वत है तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जो मानसून जाकर उस पर टकराता है, तो इसीलिए ये भले ही एक ही अक्षांश पे है, लेकिन इनके जो जलवायु है उसमें भिन्नता पाई जाती है और उसका कारण है कि उनकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन कि मानसून का निर्वतन इंगित करता है, तो ये करता है साफ आकाश से और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब से और स्थल पे तापमान बढ़ने से। जो मानसून होता है इन 3 फैक्टरों पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये है लेह लद्दाख, और यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये मेघालय का क्षेत्र है चेरापूंजी। तो चेरापूंजी कहाँ पे अवस्थित है, तो मेघालय में। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा का बात करें तो यह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। देखिए पश्चिमी घाट की बात हो रही है, वही केरल वाला, तो सबसे पहले मानसून यहीं आता है और बारिश भी यहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मेघालय है और हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश की प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में वर्षा तो बहुत होती है लेकिन इस देश की धरती को प्यासी समझा जाता है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो पानी बरसता है इसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। पानी बरसने के बाद तेजी से बह जाता है और वो चला जाता है नदी में, नदी से होके वो समुद्र में चला जाता है। जब पानी एक बार समुद्र में चला गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है, तो इसीलिए स्टोर ना होने के कारण यहाँ पे जो धरती है वो सूखी रह जाती है। तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो खास करके होता है तमिलनाडु और इसके साथ उड़ीसा के में भी जाड़े के समय में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिम में, मतलब कि उत्तर पश्चिम का आप देख सकते हैं जो पंजाब वाला एरिया है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, यहाँ पे शीतकाल में भी वर्षा होती है, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो ये हुआ था कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन कि एक हुदहुद चक्रवात आया था, तो इससे भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, तो इससे प्रभावित था आंध्र प्रदेश का तट। आपने इस तूफान के बारे में जरूर सुना होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, तो यहाँ पे अगर जल बाल विकास के प्रमाणक चिन्ह के बारे में बात करें तो जो मौसमी नदियाँ हैं उनके जल का तटबंधीकरण करके जो जलाशय हैं उनकी तंत्र की स्थापना को जल विकास प्राधिकरण का प्रमाणक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कितने जिलों में, जो मरुस्थलीय विकास योजना है तो ये 7 राज्यों में है और 7 राज्यों के 40 जिलों में है। अगला क्वेश्चन कि भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जैसा कि हमने बताया था कि जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और बाकी पूरे देश में जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है
उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब कि तमिलनाडु में जो ठंडे के दिनों में बारिश होती है, इसके बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है कहाँ पे? दैनिक तापांतर का मतलब कि दिन में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए, रात में बहुत कम तापमान हो जाए, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल में, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ का माहौल है या फिर यहाँ पे जो बालू पाए जाते हैं, ये गर्मी से ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाते हैं और ठंडी में तेज़ी से ठंडा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? तमिलनाडु की बात हो रही है, तो यहाँ होते हैं नवंबर तथा दिसंबर में। जो रिटर्न होता हुआ मानसून है, ये भी इसके लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित करता है, इसका कारण क्या है? जो भारतीय मानसून है मौसम के विस्थापन से ही चलता है, तो इसका कारण ये है कि स्थल तथा समुद्र में जब विभेदी तापन होता है, इनमें जब तापमान का डिफरेंस होता है, तब भी यहाँ पे मानसून आता है और बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है कौन से नाम से? जंगबो नदी, तो इसको भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। इसी ब्रह्मपुत्रा को चाइना में द प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि वह नदी का तट जिस पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो ये है अलकनंदा। अलकनंदा नदी पे है बद्रीनाथ का मंदिर। अगला क्वेश्चन कि वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ये हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये आती हैं कैलाश मानसरोवर से, जो कि इंडिया से बाहर है, चाइना में। दरअसल ये पहले इंडिया का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे चाइना द्वारा कवर कर लिया गया। अगला क्वेश्चन कि वह नदियां जिनके घाटों में जल का अभाव है, मतलब कि वहाँ पे उनमें जो जल पाया जाता है वो कम होता है, तो ये है साबरमती तथा ताप्ती। अगला क्वेश्चन कि भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है ठंडे के दिनों में जहाँ पे वर्षा होती है, तो ये है पंजाब तथा तमिलनाडु। और पंजाब में जो बारिश होती है, आपने देखा कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली हो, तो ये है वर्षा के जल का संचयन। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि मतलब कि जल को प्रबंधन करने की कौन सी युक्ति है जो कि ज़्यादा लाभ दे सकती है। तो अगर वर्षा के जल को अच्छे तरह से रोक लिया जाए, इसे नदियों में या फिर समुद्र में जाने ना दिया जाए, तो वहाँ पे ये युक्ति सबसे सस्ता होगी, क्योंकि इसी स्टोर पानी से हम बाद में सिंचाई या फिर और भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये पानी बारिश होने के तुरंत बाद जब नदियों में चला जाता है तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता, नदियों के बाद ये फिर समुद्र में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? ये होती है चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पूर्वी में, तो यह है तमिलनाडु। और आम्रवंशा मतलब कि मैंगो सावर किससे संबंधित है? तो यह है आम की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित जो द्वीप है वो कौन सा है? तो ये है रामेश्वरम। वैसे आपको पता होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच पानी वाला बॉर्डर है, जिससे कि पर्ल स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है जो कि द्वीप पर स्थित हो? ये है मुंबई। और अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह है सालसेत। अगला क्वेश्चन कि कोरी क्रीक मतलब कि निवेशिका कहाँ पे अवस्थित है? कोरी क्रीक, तो ये है कच्छ के रण में, मतलब कि गुजरात में। और सर क्रीक विवाद किससे रिलेटेड है? तो ये है पाकिस्तान तथा भारत के मध्य में। अगला क्वेश्चन कि लातूर जिला कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और ये किस लिए अभी न्यूज में आया था? तो ये आया था अभी सूखा के लिए। यहाँ पे वैसे तो हमेशा सूखा रहता है, लेकिन जो मई जून का महीना आता है यहाँ पे और ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। अगला है कि विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो जो विदर्भ है ये एक महाराष्ट्र का अंग है। और आपने देखा होगा कि 2007 में इसने जो स्टेट लेवल का कप होता है क्रिकेट में, उसे जीता था। अगला क्वेश्चन कि पाट रीजन अवस्थित है, पाट अंचल, पाट रीजन, तो ये है झारखंड में। अगला क्वेश्चन कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है, ये कहाँ पे है? झुमरी तलैया, तो ये है झारखंड में। और अगला क्वेश्चन कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? भारत का कोहिनूर ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को।
अगला क्वेश्चन कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? क्योंकि दिल्ली में एक राष्ट्रीय राजधानी है जो कि एनसीआर कहते हैं, इसमें हरियाणा का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भाग सम्मिलित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई कौन कौन सी राज्य हैं? तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। दरअसल मध्य प्रदेश पूरे भारत के मध्य में है, इसीलिए इसकी सीमा अधिकतर प्रदेशों से लगती है और जो जो प्रदेश है उसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। अगला क्वेश्चन कि भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। देखिए आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य बताइए। मतलब कि यहाँ पे आपको घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर यहीं पे ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ 19.9 करोड़ है और ये काउंटिंग है 2011 की। अगला क्वेश्चन कि भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये है चौथा। पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल के लिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम का में बताइए। आरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम। तो ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मतलब कि ये घटते हुए क्रम है और ये क्षेत्रफल के अनुसार है। मतलब कि जो पहला है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र इनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है? मतलब कि वही क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहला है राजस्थान, ये महाराष्ट्र है और ये मिसटाइपिंग हुआ है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है? तो ये है उत्तराखंड, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ये तो उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है और जो मध्य प्रदेश है इससे बड़ा राजस्थान है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे इसमें उत्तर प्रदेश आ जाएगा और चौथे नंबर पे इसमें उत्तराखंड आ जाएगा। जो ऑप्शन में दिया गया है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर उत्तर प्रदेश को लिया जाए इस तरह पूरे भारत में तो वो चौथे स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में बटा हुआ है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है राजस्थान जो पहले नंबर पे है क्षेत्रफल में, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। ये तीनों मिलाकर भारत के लगभग 30% राज्यों को जो भूभाग है उसको कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में जनसंख्या के अनुसार तीसरा कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार, तीसरा बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो कभी कभी ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो ये है दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि असम के पास मतलब कि असम कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो ये 7 राज्यों से, इसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि किससे नहीं सटती है इनमें से? तो इनमें से अगर बात करें तो यह है बिहार के साथ। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है इसको 5 जोनों में बांटा गया है। अब 5 जोन में क्यों बांटा गया है? तो 5 जोन में बांटने से ये पता चलता है कि कहाँ पे भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं और कहाँ पे भूकंप आने के चांसेस कम है। इनमें से जो जोन 1 होगा या फिर जोन 2 होगा वह उतना मतलब कि खतरनाक नहीं है जितना कि जो 5वां जोन होगा। जैसे कि आपको हम बता दें कुछ, यहाँ पे देखिए 4 या 5 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से जो जोन 1 होता है 5 हिस्सों में वैसे होता है, लेकिन जोन 1 की काउंटिंग नहीं होती है। जो जोन 1 होता है इसमें 2 से 3 तीव्रता पे रिक्टर स्केल पे हमेशा झटके महसूस होते हैं, लेकिन ये झटके आम लोग महसूस
नहीं कर सकते, इसलिए जोन 1 को हटा दिया जाता है। तो 5 में से 1 को हम हटा देने पर अब हमारे पास केवल 4 हिस्से बचते हैं, जिसमें से जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो इसमें से जो जोन 2 है सबसे कम खतरे वाला है, जोन 5 है वो सबसे ज़्यादा खतरे वाला है, और जोन अगर 5 की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, मतलब उत्तर पूर्व के, इसके साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कभी कभी गुजरात, यहाँ पे ये खतरनाक जोन है। उसके बाद जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड से कम ऊंचाई वाले हिस्से हैं जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसमें से कुछ हिस्सों को चौथे जोन में रखा गया है। मध्य भारत को कम खतरे वाले जोन में रखा गया है, मतलब कि जोन 3, और जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं उनको जोन 2 में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परीक्षा से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और 3 ऑप्शन उत्तर भारत से था और चौथा ऑप्शन था कर्नाटक के पठार से। तो यही उत्तर सही होगा, क्योंकि जो कर्नाटक का पठार है या फिर कर्नाटक वाली एरिया है वो कम तीव्रता वाली भूकंप क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन कि भारत को जिन भूकंप जोखिम अंचलों में बांटा जाता है ये कितने हैं? तो ये हैं 4। वैसे 5 होते हैं लेकिन 1 की काउंटिंग नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में, और इस बाढ़ के आने का कारण क्या है? तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि कौन सी नदी है जो अपना रास्ता चेंज करती है, तो ये है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार में इसीलिए सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। आप बिहार को अगर मैप में देखेंगे तो बिहार से ही गंगा भी है और यहाँ घाघरा भी है, तो कई नदियों से प्रभाव है इसका, और कोसी नदी तो इसका दुख है ही। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे कि घाघरा भी है और गंगा भी है। अगला क्वेश्चन कि वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, मतलब कि इसके क्षय के कारण, तो ये है रेगुड़ मिट्टी। अब रेगुड़ मिट्टी क्या है? तो अगर आपने काली मिट्टी का नाम सुना हो तो इसी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस तरह हमने ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी वार्निंग सेंटर मतलब कि सुनामी आने से पहले जो वार्निंग दी जाती है लोगों को, ये कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पे अवस्थित है? मौसम विज्ञान विभाग, तो ये है नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, तो इसका कारण क्या है? अभी आपने देखा था कि वहाँ पे तूफान आया था। तो जो यहाँ पे आते हैं उनका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी होती है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तूफान से प्रभावित क्षेत्र है तो ये है उड़ीसा, और इसके साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा इनमें में से यही दोनों प्रभावित होते हैं। और आप देखेंगे अगर मैप में तो ये बंगाल की खाड़ी से टच में है। तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी का कारण है, यहीं से चक्रवात आता है। और अभी आपने देखा कि फेनी तूफान आया था, फेनी या फिर फानी कहा गया है, जो कि 3 मई को आया था, 3 मई 2019 को उड़ीसा में टकराया। अगला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं किसमें आती है? तो ये है उड़ीसा। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें अगर पूछा जाए तो ये है उड़ीसा में ही। अगला क्वेश्चन कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान मतलब कि अगर कहीं आपदा आने वाली होती है तो वहाँ पे किस तरह प्रबंधन करना है, क्या प्रबंधन करना है, ये सब के बारे में ये जो विभाग बनाया गया, संस्थान बनाया गया, ये सबसे पहले बनाया गया लातूर, महाराष्ट्र में। अभी लातूर न्यूज में रहा, और न्यूज में रहने का कारण भी है, यहाँ पे पानी की बहुत काफ़ी किल्लत हो चुकी है। यहाँ पे सूखा डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो पशु हैं, उनके लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगला क्वेश्चन कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही कथन क्या है? लेटेराइट मिट्टी, तो देखिए जो ये मिट्टी है ये होती है लाल रंग की, और इसमें अगर ये जानना चाहें कि क्या किसकी उपज ज़्यादा होती है, ये होता है काजू या फिर टैपियोका, इनकी उपज ज़्यादा होती है। वैसे ऑप्शन में आपको काजू मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कि लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में मिलती है, और महाराष्ट्र में ही आपको रेंगुर मिट्टी भी मिलती है।
रेंगूर मतलब कि काली मिट्टी। काली और लाल दोनों मिट्टियां महाराष्ट्र में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कि जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उसमें क्या नहीं होता है। देखिए उसमें चूना नहीं होता है क्योंकि ये मिट्टी लाल होती है और चूने का कलर प्रायः कैसा होता है, तो ये सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये है जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, मतलब कि पानी से प्रचुर मात्रा में भीगी हुई। और अगर आप किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये है धान। और अगर भारत में बात करें कि कौन सा स्टेट धान का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो ये है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो ये है कछारी मिट्टी। देखिए यहाँ पे जितना हो सकता है हम आपको एक्सप्लेन करके बताते जा रहे हैं। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ याद हो जाएगी। वैसे ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगूर मिट्टी का क्या नाम है। तो रेगूर की मिट्टी के बारे में हम अभी आपको बताए हैं कि रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है अधिक मात्रा में, तो महाराष्ट्र में। वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम आपको ये बता चुके हैं। तो चाहे रेगूर पूछे तो रेगूर मतलब कि काली मिट्टी हो गया, या फिर अभी आपने देखा जो रेड कलर की मिट्टी थी लैटराइट, ये भी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि जो रेगूर मिट्टी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, ये कौन से फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए जो रेगूर मिट्टी है, ये मिट्टी थोड़ी चिपचिपी होती है और ये जो कपास की खेती होती है इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्वतः कृषि मिट्टी, मतलब कि कपास की कृषि के लिए अगर कोई बेस्ट मिट्टी है तो ये है काली मिट्टी, और जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी, क्योंकि कई बार आपसे रेगूर मिट्टी पूछ लेगा और आपने पढ़ा है केवल काली मिट्टी, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि लावा मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं मालवा के पठार में। अगला क्वेश्चन कि मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो ये है लावा मिट्टियाँ या फिर काली मिट्टियाँ। अगला क्वेश्चन कि वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, वह नमी को रोक कर रखती है। तो ये कौन सी है, तो ये है काली मिट्टी। इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे इसकी अधिकता पाई जाती है। महाराष्ट्र में वैसे भी महाराष्ट्र का आधा भाग लगभग सूखा से हर साल प्रभावित हो जाता है मई जून के महीने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन नंबर पहला कि चीनी की सबसे ज़्यादा उत्पादकता भारत के कौन से स्टेट में होती है। चीनी की सबसे ज़्यादा उत्पादकता भारत के कौन से स्टेट में होती है। यहाँ पे चीनी का इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया था कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि किसान इतना ज़्यादा गन्ना क्यों उगाते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी का बयान था, अब किस तरह से सही है ये तो उन्हीं को पता होगा। अगला क्वेश्चन कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी फसल है। तो ये है उड़द। अगला क्वेश्चन कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इस मिट्टी का प्रमुख कारण क्या है। तो यह है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, मतलब कि मिट्टी में अगर फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है तो यहाँ पे ये जो मिट्टी होगी ये लाल मिट्टी की तरह दिखने लगेगी, लाल मिट्टी हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मृदा में जिन सूक्ष्म तत्व की सबसे अधिक कमी होती है वो कौन सा है। तो ये है जस्ता। अगला क्वेश्चन कि पौधों को सबसे अधिक पानी कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और मिल भी जाता है। अगला क्वेश्चन कि मृदा का वैकेंट जिसका व्यास 0.002 mm है, मतलब कि मिलीमीटर है, इससे कम होता है तो ये कहते हैं मृत्तिका, क्ले कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो पीएच मान के बारे में आपने सुना होगा, 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, इसी पर इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे 0 से अगर 7 के बीच में होगा तो वो होगा एसिड, मतलब कि अम्ल। 7 से 14 के बीच होगा तो ये होगा क्षार, मतलब कि बेस। तो ये जो सामान्य फसलों को उगाने के लिए चाहिए ये होना चाहिए 6 से लेकर 7 के बीच में, ना तो ज़्यादा एसिड ना तो ज़्यादा बेस। अगला क्वेश्चन कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, किस तरह। तो लाइम को। अगला क्वेश्चन कि मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। मतलब कि जो मिट्टी में खारापन पाया जाता है कहीं कहीं की मिट्टी में और यहाँ पे क्षारीयता पाई जाती है, तो इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान है कि अगर आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो इन दोनों समस्याओं से आपको
छुट्टी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो देखिए जो गंगा वाला मैदान है, जो कि मैदानी भाग कहते हैं, इस तरह की मिट्टी, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जिसको बांगर भाग कहते हैं, बांगर। अगला क्वेश्चन कि वह मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, मतलब कि जो सबसे कम जल को रोक के रखे, तो ये है दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन कि लोम मिट्टी में मिलते हैं, तो जो लोम मिट्टी होती है जिसे कि दुमटी मिट्टी कहते हैं, दोमटी, इसमें मिट्टी के सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है तो यहाँ पे पाया जाता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कि आलू, सूरजमुखी और मटर के फसलों में वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, तो ये है मटर। देखिए दरअसल होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो पर्यावरण है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 71% के अप्रॉक्स है, लेकिन फिर भी खेत हैं उनमें हमको यूरिया डालना पड़ता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, अगर आपने यूरिया के बोरे पे देखा हो तो आखिर क्या बात है कि मतलब कि हमारे यहाँ वायुमंडल में इतना नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी हमें यूरिया में नाइट्रोजन डालना पड़ रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो नाइट्रोजन हवा में पाया जाता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है पौधों को, इसीलिए उस नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले पाते हैं और इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए मटर को बोना पड़ता है, या तो फिर आप यूरिया डालिए या फिर मटर को बोइए। इसलिए कहा जाता है कि जो खेत होता है उसमें फसलों को बदल बदल के बुआई करनी चाहिए, जिसमें कि अगर आप गेहूं बो रहे हैं, गेहूं और धान, तो यहाँ पे एक बार एक सीजन में आपको मटर भी उसी खेत में बोना चाहिए, ताकि जिन नाइट्रोजन की कमी हुई है गेहूं और धान से, उनकी जो मटर होगा वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल के आपके खेतों में उसे भर देगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, क्षारीय, तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। ये काउंटिंग है 2011 की, अगली काउंटिंग होगी 2021 में, और 2021 में एक जो ओबीसी वर्ग है इसकी अलग से भी काउंटिंग की जाएगी। ये आपके लिए करंट जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भारत में लवणीय मृदा का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है, लवणीय मतलब कि नमकीन वाला, तो ये पाया जाता है गुजरात में। तो देखिए क्षारीय पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, लवणीय पूछा जाए तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन कि मृदा का लवणीय भवन मृदा में सबसे अधिक सिंचित जल केवल स्वीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कहा गया है कि जो ऐसे मृदा पाई जाती है, जो लवणीय मृदा पाई जाती है, वो उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे समुद्र का पानी आता है। तो ये क्या मतलब करता क्या है, तो जो मृदा है उसको अपारगम्य बना देता है, मतलब कि उसमें पानी आर पार नहीं होता है, इसीलिए ये मतलब कि पौधों के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो अभी वीडियो बाकी है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय बागानों के लिए, तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। अब सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उगाई जाती है, तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली चाय है ये उगती है दार्जिलिंग में, और ये है वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये क्वालिटी में बेस्ट है, यहाँ पे इसकी मात्रा अधिकतम नहीं होती है। अब आपको हमने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है कि उसमें हमने पूछा था आपसे कि चीनी कहाँ पे सबसे अधिक होती है, कौन से स्टेट में, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि चाय मतलब कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय उगाया जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका हम उत्तर बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कि गन्ना के बारे में पूछा गया था, चीनी के बारे में, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है और गन्ना से ही चीनी बन जाती है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन कि चंबल घाटी के खूह व घट्टों के निर्माण का कारण अपरदन है, यह अपरदन का किसका प्रारूप है, तो ये होता है अवनालिका का। अगला क्वेश्चन कि मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, तो ये पहले अस्फाल अपरदन होता है, उसके बाद परत अपरदन होता है, उसके बाद रील अपरदन होता है, उसके बाद अवनालिका अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि जो नदियाँ होती हैं मिट्टी का कटाव करती हैं, फिर हवा होते हैं ये भी मिट्टी का कटाव करते हैं, तो इन मिट्टी के कटाव को कहा जाता है मृदा अपरदन।
इन मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना होगा? तो बेहद आसान उपाय है, वृक्षारोपण करिए। वृक्षारोपण करेंगे तो उससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी का कटाव नहीं होने देती हैं। अगला क्वेश्चन कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? ये मिलता है हिमालय में। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? कई बार पूछा गया है। तो 8,848 मीटर। और यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ पे एक पहले समुद्र था, उसका नाम था टिसीत। टिसीत नाम था समुद्र का। और यहाँ पे समुद्र के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे हिमालय बना। और कहा जाता है कि आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये 8,850 मीटर भी मिलता है पढ़ने को। अगला क्वेश्चन कि जो कत्था होता है, इसके बनाने के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी यूज की जाती है? कत्था मतलब कि अगर आप पान देखे होंगे, जो पान खाया जाता है उसमें कत्था का यूज होता है। तो इसमें जो पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है ये होता है खैर। अगला क्वेश्चन कि वन जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि वन होते हैं कई प्रकार के, तो जो भारत में पाया जाता है इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन कि सागौन तथा साल का उत्पादन होता है, तो ये होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी हिमालय में जो शीतोष्ण पेटी है, मतलब कि टेम्परेट जोन है, यह किस तरह का वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पे देवदार के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। वह राज्य जहाँ पे सिनकोना का वृक्ष नहीं पाया जाता है तो यह है छत्तीसगढ़। जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा को। अगला क्वेश्चन कि भारत में सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और इसे मध्य प्रदेश को सोया रीजन भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन कि वह पौधे जिनमें फूल नहीं होता है, ये होता है फर्न। अगला क्वेश्चन कि सुंदरी का वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता में एक नदी है जिसको कहते हैं दामोदर, इसे कोलकाता का दुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? लंबी जड़ें, नुकीली कांटे, सूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्ष, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि वह वृक्ष जो समुद्र तल में सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है, तो यह है देवदार। और वह राज्य जिनके वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो यह है सोरघम। मतलब कि इसको लगाने पे भूमि का अपरदन अधिक तीव्रता से होता है। अगला क्वेश्चन कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मतलब कि फसलों को बदल बदल के बोना क्यों जरूरी है? ताकि जो मिट्टी है उसमें जो उर्वरा शक्ति है बनी रहे या फिर बढ़े। और अगर नाइट्रोजन बढ़ाना है तो आपको मटर बोना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं वेदिका, वायुरोध। अगला क्वेश्चन कि वनों में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनों के उन्मूलन से। मतलब कि अगर आप वनों की कटाई करते जा रहे हैं तो मृदा का कटाव बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन कि महोगनी वृक्ष का मूल स्थान कहाँ है? मतलब कि जो महोगनी वृक्ष है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कि लीसा प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। और केरल की कच्छ वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं वेम्बनाड कुन्नूर। अगला क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो इसमें जो भारत है यहाँ पे देश का सबसे ज्यादा सिंचाई का स्रोत की बात करें तो ये है नलकूप। अगला क्वेश्चन कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो ये है पंजाब। और यहाँ पे आप नलकूप से ज्यादा सिंचाई नहीं पाएंगे, यहाँ पे नदियों के द्वारा होता है, जो नहरें हैं उनके द्वारा आई हुई उनसे होता है, क्योंकि जो पंजाब है 5 नदियों के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। अगला क्वेश्चन कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में क्या कथन सही है? मतलब कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, तो इसमें अगर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का ये मतलब कि कम से कम जल में सिंचाई किया जा सके, तो इसमें जो भौम जल है, मतलब कि जो धरती के भीतर का जल है, उसको हम कम होने से रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सबसे अधिक शानदार विकास कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है सरयू पार्क मैदान में। फरक्का नहर की जलवायु क्षमता क्या है? बात हो रही है फरक्का नहर की। तो देखिए जो फरक्का बांध है, अगर बांध की बात करें तो फरक्का बांध है गंगा नदी पे,
लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फरक्का नहर की, तो इसकी जलवायु क्षमता है 40,000 क्यूसेक। अब ये क्यूसेक क्या होता है? तो क्यूसेक का मतलब ये कि ये जो क्यूसेक होता है एक मात्रक होता है जो नदियों में पानी होता है या फिर नहर में पानी का बहाव होता है, उसे काउंट करने के लिए क्यूसेक में उसे काउंट किया जाता है। जैसे कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि इस जगह से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इस डैम से, तो वहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो ये होता है क्यूसेक, एक मात्रक है काउंट करने का कि कितना जल या कितना पानी छोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? मंगलम सिंचाई, तो ये जो मंगलम सिंचाई परियोजना है ये पाई जाती है केरल में। और अगला क्वेश्चन कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंडक से। उसी तरह एक क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए ये होता है हरिके बैराज से। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हरिके बैराज है ये दो नदियों के संगम पे स्थित है। एक नदी है ब्यास और दूसरी नदी है सतलज। इनके जो संगम है इस पे डिपेंडेड है हरिके बैराज और यहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन कि हरिके बैराज जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत है कौन नदियों के संगम पे स्थित है? तो ये है ब्यास तथा सतलज, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? सबसे पुरानी हो और विकसित हो, तो ये है गंग नहर। अब आप कंफ्यूज गंग को गंगा से मत करिए क्योंकि ये गंग नहर है और ये मेरठ में पाई जाती है। अभी जल्दी ही यह चर्चा में थी, कारण ये था कि यहाँ पे कई लोगों की डेथ हो गई थी, इसे मेरठ की मौत कहा गया था पत्रकारों द्वारा केवल, तो ये अभी चर्चा में थी और ये है गंग नहर। अगर आप गंग नहर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें इसका निर्माण गंग सिंह ने करवाया था, गंग सिंह ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया गंग नहर। कब करवाया था? तो 1927 ईस्वी में। मतलब आप देखेंगे कि करीब करीब 90 साल बीत चुके हैं, 92 साल के करीब करीब। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गंग नहर जो कि सबसे पुरानी नहरों में से है इसका निर्माण गंग सिंह ने करवाया था। कब? तो 1927 में। अगला क्वेश्चन कि शारदा सहायक सामाजिक विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मतलब जो ये शारदा सहायक सामाजिक विकास परियोजना है, तो देखिए किसी भी नदी सिंचाई परियोजना का बस एक ही लक्ष्य होता है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। मतलब कि अगर नदियों के पानी को हम हर खेत तक पहुंचा दें तो वहाँ पे कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सिंचाई करने में अधिक पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए इसका मेन उद्देश्य है कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना, बहुफसली खेतों द्वारा भूमि के उपयोग के प्रारूप को बढ़ाना और भू प्रबंधन में सुधार लेना। मतलब कि कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग धान की बुआई नहीं कर सकते हैं। अब धान की बुआई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, नदियों का पानी नहीं है और धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो इसीलिए ये होता है कि अगर हम हर जगह हर चीज़ को पहुँचा दें, पानी को पहुँचा दें, तो वहाँ पे किसान अपनी मन मर्जी से कई फसल को बदल बदल के उगा सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब फसलों को बदल बदल के खेत में बोया जाता है तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसके लिए हमें यूरिया डालना पड़ता है, जिसमें कि लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन अगर हम उसमें बदल बदल के एक बार मटर बोते रहें तो नाइट्रोजन की कुछ हद तक पूर्ति होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से होती है? नलकूप से, तो ये है उत्तर प्रदेश। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उस राज्य के बारे में बताइए जहाँ पे सिंचाई नहरों से होती है, तो अगर नहरों से आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा पंजाब। जो लोग हमें पहले से वीडियो में फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, हम इसे कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे पंजाब में जो अधिकतम सिंचाई होती है नहरों से होती है। लेकिन अगर बात करें यूपी की तो यहाँ पे नलकूप पे ज़्यादा सिंचाई डिपेंडेड है। इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में पूछा जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो पहले होते थे कुएँ से, लेकिन अब ये पूरी तरह चेंज हो चुका है, जो नलकूप है उन पे। अगला क्वेश्चन कि अवरोही क्रम में आप बताइए कि भारत के राज्यों में सिंचाई के लिए भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे कितना जल उपलब्ध है धरती के अंदर, जिसे कि हम सिंचाई के लिए धरती से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। फिर भी आप देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये अवरोही क्रम में है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ।
अगला क्वेश्चन कि भारत में माला नहर तंत्र, जिसको कि गारलैंड कैनाल सिस्टम कहा जाता है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था दिनशा जे दस्तूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत की सिंचाई क्षमता का सबसे अधिक भाग किससे पूरा होता है? तो जो सिंचाई क्षमता का अधिकतम भाग परियोजनाओं से पूरा होता है, जैसा कि आप कई तरह की परियोजना देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि जो इंदिरा नहर निकलती है, और बात हो रही है राजस्थान की, यह कौन से नदी से निकलती है? तो ये निकलती है सतलज से। सतलज को आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ हिस्सा पंजाब में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन कि जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था 1958 में, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने आपको बताया था कि ये जो हरिके बांध है यहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जलप्रपात किससे किससे निकलती है? तो इसमें जो इंदिरा गांधी में जल आता है यह खास करके ब्यास और सतलज से आता है। अगर छोटी बड़ी नदियों की बात करें तो इसमें रवि भी इंक्लूड है, लेकिन कई प्रश्नों में आपको ब्यास और सतलज ये ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन कि ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग किया जाता है इंदिरा गांधी परियोजना पे। जो ब्यास नदी है यहाँ पे, इसमें जो पोंग बांध है इससे जो जल आता है वो इंदिरा गांधी परियोजना को दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ड्रंक या फिर ड्रिप सिंचाई पद्धति के उपयोग के लाभ बताइए। ड्रिप सिंचाई, तो इसका लाभ ये है कि खरपतवार में कमी आती है, मृदा अपरदन नहीं होता है। देखिए सिंचाई कई प्रकार की होती है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप देखते होंगे कि ये मतलब कि खेत है और इसमें एक तरफ से पानी खोल दिया जाता है, तो यहाँ पे पानी एक तरफ से भरते भरते चारों तरफ भर जाएगा, जब भर जाएगा तो इसे बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अधिकतम सिंचाई इसी तरह होती है। अब यहाँ पे इस तरह सिंचाई करने का कारण ये है कि यहाँ पे पानी की अधिकता है, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। कई जगह पे जहाँ पे पानी कम मात्रा में उपस्थित है और सिंचाई करना जरूरी भी है, तो वहाँ पे इस तरह पंप लगा दिए जाते हैं खेत में, छोटे छोटे, और ये एक लाइन में लगाए जाते हैं ताकि जुताई करते समय इनको कोई क्षति ना पहुंचे। और ये पंप प्रेशर से पानी फेंकते हैं, ये पंप प्रेशर से ऐसे ऐसे पानी फेंकते हैं, तो कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? मतलब कि जो सरदार सरोवर परियोजना बनी है ये कहाँ पे बनी है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये बनी है गुजरात में, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है तो आपको गुजरात ट्रिक करना है। लेकिन अगर बात करें कि इससे लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात तो है ही। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध को बनाया किस नदी पे गया है? तो नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे बनाया गया है? तो गुजरात में, और सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को ही मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी मूर्ति बनाई गई है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर ही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर में सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है? तो गुजरात को, क्योंकि ये गुजरात में बनी है, नर्मदा नदी पे बनी है। नर्मदा नदी को इसीलिए लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है, मतलब कि गुजरात की लाइफ लाइन कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आती है और ये गिरती है अरब सागर में। ये पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इन चार ऑप्शनों में से बताइए कि कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में जाती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा गंगा, यमुना, नर्मदा और इसके साथ एक गोदावरी। तो सही उत्तर होगा नर्मदा। मतलब कि नर्मदा ऐसी नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जाती है गुजरात में, और यहाँ पे ये अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये तीस्ता नदी पे है और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आती है तब। और सभी लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। दो चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और सभी लोग कमेंट करते हैं तो। इस तरह पता नहीं चलता है, हर रोज़ अच्छे खासे व्यूज आते हैं लेकिन फिर भी कोई कमेंट नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट किया करिए। अगला क्वेश्चन है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? निचली गंगा नहर के बारे में बात हो रही है। देखिए इसे आप नदी से कंफ्यूज मत करिए। तो ये नरोरा बुलंदशहर में है और गंगा नदी पे है, लेकिन ये गंगा नहर है। नदी, गंगा नदी पर डिपेंडेड है गंगा नहर। अगला क्वेश्चन कि हरियाली एक योजना है, तो हरियाली योजना में क्या कहा गया है? तो हरियाली योजना का मतलब कि आप नाम से ही देख सकते हैं। अभी आपको एक करंट क्वेश्चन बता दें, ये जो 2019 का करंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आई हरियाली नाम से
एक योजना चलाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये तो हो गया करंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हरियाली योजना है इसका काम ये है वृक्षारोपण करना तथा जल संग्रहण करना, क्योंकि आप देखेंगे कि कई जगह सूखा का कारण हो जाता है, सूखा पड़ जाते हैं जिससे कि अकाल की स्थिति आ जाती है और जानवर मरने लगते हैं, लोग भी तबाह हो जाते हैं। तो इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश होती है, लेकिन जो बारिश होती है उसे हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये बारिश हुई और तुरंत इसका पानी बह के चला गया नदियों में, नदियों से चला गया समुद्र में। जब एक बार ये पानी समुद्र में चला गया तो फिर इसे हम यूज नहीं कर सकते, फिर से इसे हम ला नहीं सकते। इतनी क्षमता अभी इंडिया के पास नहीं आ पाई है कि समुद्र से आपको पानी उठा के दे दे। जब तक नदी में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब नदियों में ज़्यादा पानी होगा तो ये समुद्र में जाएगा ही। तो अगर इसे हम संग्रहित करने लगे तो हमारे लिए सिंचाई या फिर कई तरह की जो मतलब समस्या है खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को करने से लाभ क्या होता है। जल वही मतलब कि जल को रोकना, तो इससे देखिए भौम जल का स्तर बढ़ेगा। मतलब कि भौम जल क्या होता है, तो भौम जल का मतलब कि जो धरती के अंदर जल का लेवल है। अब आपको एक मतलब कि बहुत आसान भाषा में बताएं तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ हम 80 फीट अगर 80 फीट बोरिंग करा देते हैं नल के लिए तो यहाँ पे पानी निकल जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 200 फीट कराना पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनका जो भौम जल है ये 200 मीटर नीचे है। मतलब कि अगर आपको नलकूप से पानी चाहिए तो आपको 200 मीटर काम करना पड़ेगा, और कई जगह ये 80 मीटर है। तो मतलब जहाँ पे 80 मीटर है यहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी है, इसे भौम जल कहा गया है। यहाँ पर भौम जल इतने फुट पे है, यहाँ पे इतने फुट पे है। तो यहाँ पे अगर पानी को आप एक जगह इकट्ठा रखेंगे तो इससे ये पानी सींच करके नीचे भी जाएगा और यहाँ पे भौम जल में भी वृद्धि होगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्षा का संग्रहण। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था वह बांध कौन सा है। तो ये है सरदार सरोवर बांध, और कहाँ पे है तो गुजरात में है। कौन से नदी पे है तो नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन, और इससे पहले आप जान लीजिए कि ये 4 राज्यों को फायदा पहुंचाता है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल एक परियोजना है कौन से स्टेट की। तो जो भाखड़ा नांगल बांध की परियोजना है इससे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब इन तीनों राज्यों को बेनिफिट मिलता है। कभी कभी पूछा गया है कि यह कौन से नदी पे है, तो यह है सतलज पे, सतलज पे। यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना जनशक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो यह है शिव समुद्रम। तो वीडियो अभी बाकी है, आप लोग बने रहिए, लेकिन उससे पहले जो लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी किया करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध कौन किया। मतलब कि जो सरदार सरोवर परियोजना थी इसका विरोध किसने किया, तो ये किया गया था मेधा पाटकर के द्वारा। अब इन्होंने परियोजना का विरोध क्यों किया, तो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो सरदार सरोवर परियोजना थी इसमें जो इसकी लंबाई ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, इसीलिए इन्होंने विरोध किया था। और जो नर्मदा है इसकी बड़ा वैल्यू है, अगर बात करें एमपी में तो एमपी में इसकी खास वैल्यू है। यहाँ पे इनके नाम पे एक यात्रा भी निकाली जाती है और राजनीति में भी अच्छा खासा यूज किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बाण सागर इन बांधों में से जो बांध नर्मदा नदी पे है वो कौन सा मतलब नहीं है, तो ये है बाण सागर परियोजना, बाकी ये तीनों नर्मदा नदी पे है। यहाँ पे जैसे इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो ये है नर्मदा नदी पे, लेकिन इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, तो ये है एमपी में। अगर पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के हरसूद का कस्बा जलमग्न हुआ था किसके कारण, मतलब कि डूब गया था, तो ये इंदिरा गांधी जलाशय के कारण। अगला क्वेश्चन कि ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो ये है नर्मदा नदी से। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, या फिर आप जाइए सरकारी exam.me पे, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके साथ आप ढेर सारे और भी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे जो कि पुरानी वीडियो है और आपने उन्हें नहीं देखा है। लेकिन पीडीएफ में आपको केवल यही फैक्ट मिलेंगे, जिस तरह दिख रहा है आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो कवर करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, तो यह है महाराणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है, तो यह गांधी सागर बांध।
अगला क्वेश्चन कि वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाती है, तो इसमें तो कई है लेकिन मुख्य रूप से है चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। अगला क्वेश्चन कि चंबल घाटी परियोजना किससे संबंधित है, कौन कौन से बांध से, तो ये है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर से। अगला क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है कौन से नदी पे, मतलब कि अब तो ये पुराना क्वेश्चन है तो अब बताना है कि कौन से नदी पे है, तो ये है भागीरथी नदी पे। अगला क्वेश्चन की जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की बात हो रही थी, ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। और कर्नाटक का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो ये है कमल। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि कावेरी नदी का जल बंटवारे के लिए किसके बीच में, कौन कौन से बीच में होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर झगड़ा की बात करें तो दो ही में विशेष रूप से झगड़ा है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसके लिए एक कावेरी करके एक मतलब आयोग भी गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, किस नदी पे, तो ये है कृष्णा नदी पे। और अगर आप टीसीएस के ऑनलाइन पेपर की बात करें, जो टीसीएस कंपनी है ये कई बार इस प्रश्न को पूछ चुकी है कि कृष्णा नदी पे कौन सी सागर परियोजना है। जैसे कि जो इस समय ऑनलाइन का पेपर हो रहा है, चाहे रेलवे हो या फिर रेलवे हो, यूपीपीसीएल हो, जो भी टीसीएस कराती है, एसएससी हो, तो ये क्वेश्चन टीसीएस का फेवरेट है, ये कई बार पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन कि भारत में नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध बनाया गया है किस नदी पे, तो महानदी पे। महानदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो इसका अधिकतर भाग है उड़ीसा में। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं और कारण ये है कि यहाँ पे अधिकतम तूफान आते रहते हैं। अभी यहाँ पे एक तूफान आया था 3 मई को, उस तूफान का क्या नाम था, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया रिफाइनरी अवस्थित कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ पे एक दामोदर नदी है जिसको कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कई बार इस क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है कि सबसे पुराना परमाणु केंद्र कौन सा है, तो यह है तारापुर। अगला क्वेश्चन कि कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पे बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो ये जो बांध बनाया गया इसका कारण ये था कि जो भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट है मिट्टी का, उन्हें रोकना। अगला क्वेश्चन कि वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो ये है चुक्का बांध परियोजना। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन नदियों पर या फिर नहरों पर या फिर बांध पर ही डिपेंडेड है। तो यहाँ पे हम इसी तरह टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी हर तरह की वीडियो कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन कि टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, तो ये है भागीरथी और बिलंगना नदी पे। अब टिहरी कहाँ पे बनाई गई है, तो यूके में, मतलब उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध कहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये बाराकार नदी पर है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। तवा परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो यह है नर्मदा नदी पे। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। कौन से नदी पे, कई बार पूछा गया है ये, तो ये है महानदी पे। अगला क्वेश्चन कि मेजा बांध का निर्माण कौन से नदी पे हुआ है, मेजा बांध, तो ये हुआ है कोठारी नदी पे। एक चीज आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे 5 साल के सभी पेपरों को उठा के, वनडे के जो भी हैं, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, तो ये है झेलम नदी से। अगला क्वेश्चन कि बल्गिहार पावर प्रोजेक्ट, और जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत इसे कौन सी नदी पे बनाया है, तो यह है चिनाब या फिर चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि जो बल्गिहार वन विद्युत परियोजना है जो कि हाल में चर्चा में रही, ये कहाँ पे है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, तो यह है कृष्णा नदी पे। अब देखिए आपके लिए आज का दूसरा सवाल, और ये क्वेश्चन हम इसी में से पूछेंगे क्योंकि इसे हम शुरू में बता चुके हैं। तो आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कौन से स्टेट में है, सरदार सरोवर परियोजना कौन से स्टेट में है, और ये आज के लिए आपका
दूसरा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन था कि उड़ीसा में कौन सा तूफान आया था, तो ये था फेनी या फिर फानी कहा गया है, जो कि टकराया 3 मई 2019 को। और इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, अगर आप उसे देखते हैं तो आपको तूफान से पूछे जाने वाले सारे करंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए कि सरदार सरोवर कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो ये है तेलुगु गंगा परियोजना। और इससे मतलब कि पेयजल किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मद्रास को। अगला क्वेश्चन कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये कहा गया था प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो ये है सिद्राबाग। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में सबसे बेस्ट चाय इंडिया में मिलती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर क्वांटिटी के लिए मतलब कि मात्रा के लिए जानना चाहते हैं तो मात्रा सबसे अधिक होती है चाय की असम में, लेकिन जो क्वालिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है दार्जिलिंग की चाय। अगला क्वेश्चन कि कालागढ़ बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना है रामगंगा नदी पे। तवा परियोजना कहाँ पे है, होशंगाबाद से। और पोंग बांध बनाया गया है किस पे, तो ब्यास नदी पे। अगला क्वेश्चन, और उससे पहले आपको एक बार और याद दिला दें, आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि महाकाली संधि जिन देशों के मध्य में है वो कौन कौन सा है, यह है नेपाल तथा भारत। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा रुपया डायरेक्ट चल जाता है, उसे कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है गुजरात में। और अगला कि वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि आप सभी लोग इसका कमेंट करके उत्तर देंगे। अब इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या हो सकता है, तो और ये उतना आसान भी नहीं है, हर बार परीक्षा में पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता लोअर डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी को पर प्रस्तावित है कहाँ पे, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग एक एक कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। और आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।